गलती करना एक मानवीय स्वभाव है। मानव से गलतियां कई बार जाने और कई बार अनजाने होती हैं। जब गलतियां अनजाने में होती हैं तो व्यक्ति अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेता है, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करता है। लेकिन जब गलती जानबूझकर की जाती है तो वह उसको डिफेंड करता है, उसको बचाता है और अपनी गलती को सत्यता में या सही निर्णय में कोशिश करता है बदलने की। बदल पाता है नहीं बदल पाता है, यह समय पर, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन कोशिश करता है। इसीलिए उद्योग में या संगठनों में या सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां बहुत सारी कल्चर से आए हुए, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन से आए हुए लोग काम करते हैं, वहां हमेशा कुछ मिसकंडक्ट होते रहते हैं और उन मिसकंडक्ट को प्रूव करने के लिए वो सही हैं या गलत हैं, इंटेंशनल हैं, अनइंटेंशनल हैं, वह डोमेस्टिक इंक्वायरी की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आज हम उसी डोमेस्टिक इंक्वायरी की मेन प्रोसेस के 9 सब प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंक्वायरी एक बड़ी प्रोसेस है, उसमें 9 सब प्रोसेसेज हैं और उनमें यदि एक भी गलत हो जाती है तो कई बार पूरी इंक्वायरी विशिएट हो जाती है। उद्योग को या संगठन को या कॉन्ग्लोमरेट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वह धन का भी हो सकता है, वह गुडविल का भी हो सकता है, वह कल्चर का भी हो सकता है। इसीलिए हमें इन चीज़ों को समझना और जानना आवश्यक है। वर्तमान में एक और समस्या है कि अभी एचआर स्किल बढ़ती जा रही है और आईआर स्किल घटती जा रही है। लोगों को इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की जानकारी कम होती जा रही है और उसकी वजह से इस प्रोसेस में जो मैं आपको मिसकंडक्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें डोमेस्टिक इंक्वायरी सेटअप की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते विशिएट हो जाती है। बहुत सारे केसेज हैं, केस वाइज अलग बात करेंगे। आज आपकी जानकारी अपडेट करने के लिए इन 9 प्रोसेस पर मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडर सेंटर पूरी तरह प्रयासरत हैं कि आपकी आईआर संबंधी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से हम इतनी परिपूर्ण कर दें कि आपको अलग से कोई डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता कम रहे। बहुत सारे लोग अभी इसी चक्कर में रहते हैं। मेरी संस्था भी कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती है, तो आप यदि शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं तो वहां है, अन्यथा अपनी जानकारी पूर्ण करने के लिए आप इस तरह के वीडियो देखकर भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहला इस क्रम में सब प्रोसेस है चार्जशीट। चार्जशीट कब कैसे दी जाए, इसके कुछ सिद्धांत हैं। प्राइमा फेसी केस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एंड द ऑफेंस इज क्वाइट सीरियस। जब मैनेजमेंट को यह लगता है कि जो हमने इंसिडेंट या घटना होने के बाद हमने इंक्वायरी की तो उसमें पाया कि वह एक तो सीरियस नेचर का है, क्वाइट सीरियस है, और दूसरा वह घटना सही लगती है, एस्टेब्लिश हो रही है डॉक्यूमेंट से, रिकॉर्ड से, फोटोग्राफी से, सिस्टम से, विटनेसेस से, तो प्राइमा फेसी यह एस्टेब्लिश हो गया और वह सीरियस ऑफेंस है। नंबर 2, चार्जशीट के लिए क्या जरूरी है? चार्जशीट में बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशंस मेड। चार्जशीट में एलिगेशन लगने चाहिए और वो एलिगेशन आपके या तो सर्विस कंडीशंस में, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में या अपॉइंटमेंट लेटर में या कंपनी की किसी पॉलिसी के तहत स्पष्ट उजागर होने चाहिए, लिखे होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। नंबर 3 बात करते हैं, इट मस्ट बी इन राइटिंग। चार्जशीट हमेशा रिटन में होती है, लिखित होती है और डिटेल एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट को नरेट करती है कि उसने क्या किया, कब किया, किसके साथ किया, किस दिनांक को किया, किस स्थान पर किया, इन सब चीजों को वह डिटेल में देती है। नंबर 4, इट मस्ट ऑल्सो इंडिकेट द टाइम within which the workman charge-sheeted should submit his or her explanation। चार्जशीट में यह भी लिखना आवश्यक है कि जो चार्जशीटेड एम्प्लॉय है वह अपना उत्तर किस दिन तक अवश्य सबमिट कर दे, तभी वह चार्जशीट कही जाती है। यदि इनमें चारों में कोई गलती हो जाती है या खामी रह जाती है, कमी रह जाती है, तो वह चार्जशीट ही अपने आप में अधूरी मानी जाती है। दूसरा जो सब प्रोसेस है, उससे पहले आपको इसके मेन फैक्टर्स को जानना आवश्यक है।
जो चार्जशीट के मेन फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है मेंशन द करेक्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर और एड्रेस। नंबर 2 डेट टाइम प्लेस ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट, ब्रीफ ऑफ इंसिडेंट not to be vague, relevant clause of approved standing orders of the company or the appointment letter, किसके तहत पर आप उसे चार्ज कर रहे हैं। नंबर 5 clarity of misconduct, act or omission and mention only those charges which can be proved correctly during the inquiry। यही लिखे जाने चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे चार्जेस लिख देते हैं, प्रूव होते नहीं है, और फिर बाद में जो फैक्ट्स आते हैं, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, उन लोगों को जमती नहीं है। नंबर 6 है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट। यदि आपने टाइम से जमा नहीं किया, आपने उत्तर नहीं दिया, अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट नहीं किया, तो इसका आपके लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यह भी उसमें स्पष्ट नजर आना चाहिए। नंबर 7 वह लोकल लैंग्वेज में हो ताकि एम्प्लॉय उसे ठीक से समझ सके। कई बार लोग ऐसी लैंग्वेज लिख देते हैं जो एम्प्लॉय नहीं समझता, या उनके मीनिंग दो अर्थ ही होते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और बाद में यह पता चलता है कि आपने इस अर्थ में लिखा, सामने वाले ने इस अर्थ में समझा, तो भी चार्जशीट वेग हो जाती है। नंबर 8 है रीजनेबल टाइम टू रिप्लाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विद इन 24 आवर्स दीजिए। शाम को 5 बजे चार्जशीट देंगे, अगले दिन सुबह ड्यूटी पर आएगा तो वह उसके डॉक्यूमेंट कब इकट्ठे करेगा या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कब एकत्र कर पाएगा, तो यह आप ध्यान रखिएगा। नंबर 9 है साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। चार्जशीट हमेशा जो कंपनी ने अथॉराइज पर्सन किया है वही इशू कर सकता है। उसके अतिरिक्त यदि कोई और साइन कर रहा है तो वह चार्जशीट अवैधानिक है। नंबर 10 है इस मस्ट बी सर्व प्रॉपरली इन टाइम। यह एम्प्लॉय को इन टाइम सर्व होनी चाहिए। अभी आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सब प्रोसेस। नंबर 2 सस्पेंशन। यदि चार्ज बहुत सीरियस है तो एम्प्लॉय को सस्पेंस किया जाना आवश्यक है, लेकिन उनमें क्या देखना जरूरी है। नंबर 1 वेयर द इंटरेस्ट ऑफ डिसिप्लिन, इन interest of the discipline, the shutting out the charge sheeted workman is necessary, the employee should be suspended। जिस केस में ये लगे कि एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना ही आवश्यक है, उस केस में आप उसको सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि वह या तो शॉप फ्लोर पर इधर उधर घूमेगा, अपना काम तो करेगा नहीं, तो वह वहां की कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, और लोगों को काम नहीं करने देगा। तो बेहतर है कि आप उसे सस्पेंड कर दें। दूसरी क्लॉज देखना आवश्यक है, ही और सी इज टू गेट wages for the period of suspension if so provided in the standing orders। जैसा आपके स्टैंडिंग ऑर्डर में या आपने अपॉइंटमेंट लेटर में लिख के दिया है, उस तरह की वेजेज उसे समय से मिलना आवश्यक है। तो सस्पेंशन में ये दो गलती ना की जाए। एक तो जल्दबाजी में सस्पेंशन ना किया जाए, किसी का भी छोटी सी बात पर सस्पेंशन किया, बाद में वो चार्ज प्रूव ही नहीं हुआ या उतना छोटा है, उसकी ग्रेविटी नहीं बनती है, तो आपको पैसे भी देने पड़े और उससे काम भी नहीं लिया। तो इन चीजों को आप रखिए कि सस्पेंशन करने से पहले ये दो चीजें ठीक से वेरीफाई कीजिए, एनालिसिस कीजिए और तब एक्शन लीजिए। नंबर 3 सब प्रोसेस है सर्विस ऑफ द चार्जशीट। एम्प्लॉय को चार्जशीट बनाकर देना, सर्विस करना, इसकी मेन जिम्मेवारी है। कुछ लोग ठीक से नहीं करते हैं, एम्प्लॉय मना कर देता है कि मुझे चार्जशीट नहीं मिली है या डिले से मिली है, आपकी डाक लेट आई है, तो इन सब में बड़ी समस्या आती है। उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस जानना आवश्यक है। नंबर 1 इफ द वर्कमैन इज प्रेजेंट, यदि वर्कमैन काम पर है, आपके यहाँ आता है, तो चार्जशीट शुड बी हैंडेड ओवर टू हिम in the presence of witness after explaining the contents of it in the language known to him। जो एम्प्लॉय है उसको यह बता करके कि यह आपको चार्जशीट दी जा रही है, आप पर ये एलिगेशन लगे हैं, और उसकी एक कॉपी साइन करके अपने डॉक्यूमेंट में रखना आवश्यक है। दूसरा, यदि वह एब्सेंट है, तो यदि डेलिक्वेंट एम्प्लॉय या वर्कमैन एब्सेंट है या लेने से रिफ्यूज करता है, तो वह चार्जशीट कैसे दी जाए, उसका प्रोसीजर है। या तो उसका जो उसने हमें लास्ट एड्रेस अपडेट कराया रिकॉर्ड में, उस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाए विद एक्नॉलेजमेंट, या वह रिफ्यूज करता है
या घर से उसने रिफ्यूज कर दिया, डाक को लेने से मना कर दिया, या एड्रेस उसका बदल गया, किन्हीं भी कारण से यदि अनडिलीवर्ड लौट आती है तो चार्जशीट हैज टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर विद वाइड सर्कुलेशन, ताकि उस तक किसी ना किसी तरह यह खबर पहुंच जाए। तो यदि कंपनियों को सीरियस एक्शंस लेने होते हैं तो ये दोनों प्रोसेस पूरा करना आवश्यक है। तीसरी सब प्रोसेस के बाद हम आते हैं नंबर 4 सब प्रोसेस पर, एक्सप्लेनेशन और रिप्लाई टू द चार्जशीट। जब एम्प्लॉय को आपने चार्जशीट दे दी या न्यूज़पेपर से मिल गई, रजिस्टर्ड पोस्ट से मिल गई, वट एवर द मोड वाज, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन आने दीजिए और एक्सप्लेनेशन को ठीक से पढ़िए, समझिए, उसको कंसीडर कीजिए, उसकी परिस्थिति, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसके सरकमस्टांसेस क्या हैं। यदि आप उनसे सेटिस्फैक्ट्री हैं तो बात वहां रुक जाती है, और यदि अनसेटिस्फैक्ट्री है तो हम जो सब प्रोसेस नंबर 5 है उसकी ओर बढ़ते हैं। नोटिस ऑफ इंक्वायरी, यदि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए उसके रिप्लाई से तो आप उसे एम्प्लॉय को नोटिस देंगे। उस नोटिस के लिए क्या क्या जानना आवश्यक है। नंबर 1, इफ द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, ए नोटिस गिविंग द टाइम, प्लेस एंड डेट ऑफ द इंक्वायरी, उसमें डेट, टाइम और इंक्वायरी का स्थान बताना आवश्यक है, टुगेदर विद द नेम ऑफ इंक्वायरी पर्सन, इंक्वायरी ऑफिसर। तो उसमें इंक्वायरी ऑफिसर कौन होगा यह भी बताना जरूरी है, और इंक्वायरी ऑफिसर को भी इसकी एक कॉपी देना आवश्यक है। नंबर 2 इसमें है, द इंक्वायरी ऑफिसर मस्ट नॉट बी द वन हु हैज इशूड द चार्जशीट, जिसने चार्जशीट आरोप पत्र साइन किया है वह इसमें इंक्वायरी ऑफिसर नहीं हो सकता, वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा, वह डिस्क्वालिफाइड पर्सन की लिस्ट में आता है, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट इस वाद में जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको कभी भी इंक्वायरी ऑफिसर न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट किया जाना आवश्यक है, जिसका ना तो वर्कमैन से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हो, ना मैनेजमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई हित सदता हो। छठी प्रोसेस है हाउ टू कंडक्ट इंक्वायरी। व्हाट इज इंक्वायरी, इस पर एक अलग से हमने वीडियो बनाया, लेकिन यहां थोड़ी सी जानकारी आपको बेसिक बताते हैं। एट एन अपॉइंटमेंट टाइम, जो आपने लेटर में लिख करके अपॉइंटमेंट जब इंक्वायरी ऑफिसर का किया तो उसी डेट को, उसी समय पर, उसी प्लेस पर इंक्वायरी कमेंस होना आवश्यक है, और इंक्वायरी हमेशा इंक्वायरी ऑफिसर को इन द प्रेजेंस ऑफ चार्जशीटेड एम्प्लॉय के नहीं करनी पड़ेगी, उसकी एब्सेंस में आप नहीं कर सकते। हाँ, यदि वह नहीं आ रहा है तो आप एक्स पार्टी कर सकते हैं। नंबर 2, एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर शुड एक्सप्लेन द चार्जशीटेड। जैसे ही पहली डेट पर डेलिक्वेंट वर्कमैन आता है, आरोपित कर्मकार आता है, तो आप उसे पढ़कर उसकी भाषा में यह चार्जशीट फिर सुनाएंगे कि इस चार्जेज में आप पर ये एलिगेशंस लगे हैं, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स में या कंपनी की पॉलिसी में इनके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं। वो यदि उन सबको स्वीकार करता है कि हाँ मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो यह प्रोसेस उसी दिन उसी समय वहीं समाप्त हो जाती है। और यदि वो कहता है कि मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तो यह प्रोसेस इंक्वायरी की आगे बढ़ती है। और इस इंक्वायरी की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो इंक्वायरी का पूरा सिस्टम है वह फॉलो किया जाना आवश्यक है। नंबर, प्रिंसिपल्स ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी, जो इसके कुछ सिद्धांत हैं वो हमें जानने आवश्यक हैं। इनमें कुछ सिद्धांत आपको मोटा मोटा सदैव याद रखने हैं, ये गलतियां कहीं नहीं की जानी है, अन्यथा आपकी इंक्वायरी विशिएट हो जाएगी। सबसे पहला, रूल ऑफ द नेचुरल जस्टिस मस्ट बी ऑब्जर्व, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका पालन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड। नंबर 2 है, डेलिक्वेंट इज एंटाइटल्ड टू जस्ट हियरिंग,
उसको पूरा न्याय के सिद्धांत के अनुसार हियरिंग का पूरी तरह सुनने का मौका दिया जाना और उसकी विटनेस को टाइम दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3, वह जो आरोपित एम्प्लॉई है वह अपनी एविडेंस को बुलाकर ला सकता है, उसको इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी प्रोसेस डिनाई नहीं कर सकती। नंबर 4, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस बाय द प्रोसिक्यूशन। मैं ये कहता हूं यदि कोई आदमी क्रॉस विटनेस एग्जामिनेशन आपने यदि अलाउ किया है तो वह उसके लिए दोनों को पूछना, उसका उत्तर जानना उसका अधिकार क्षेत्र आता है। आप एग्जामिनेशन इन चीफ और एग्जामिनेशन का क्रॉस अवश्य ठीक से कराइए, उसको रिकॉर्ड पर मेंटेन कीजिए। नंबर 5, वेयर द रूल्स लेड डाउन द प्रोसीजर ऑफ सच रूल्स मस्ट बी फॉलोड। जहां जो नियम बने हुए हैं, आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स में इंक्वायरी कैसे की जाएगी, क्या क्या प्रोसेस होगी, या जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्ट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा है, जो भी रूल बने हुए हैं ताकि उस व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उनको अवश्य फॉलो कीजिए। नंबर 6 है, डिस्क्लोज टू एम्प्लॉय कंसर्न्ड द डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफर हिम द अपॉर्चुनिटी टू डील विद। जो भी आपको डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव या मैनेजमेंट का प्रतिनिधि, या आपका कोई और विटनेस डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो आपके एम्प्लॉय को पूर्ण अधिकार है कि वह उनको पूरी तरह समझे, देखे, उसको भी उसकी एक कॉपी दी जानी चाहिए और उसको मौका मिलना चाहिए उसको क्रॉस करने का। नंबर 7 है, डू नॉट एग्जामिन एनी विटनेस इन द एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉय। जो आरोपित कर्मकार है उसकी अनुपस्थिति में किसी भी विटनेस को एग्जामिन मत कीजिए। नंबर 8 है, द इंक्वायरी ऑफिसर इज एट लिबर्टी टू डिसअलाउ एनी एविडेंस आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग। यदि कोई ऐसी एविडेंस कोई लेकर के आ रहा है जिसका उस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इंक्वायरी ऑफिसर का यह पूर्ण अधिकार है कि वह उसको डिसअलाउ करे, लेकिन उसका कारण उस केस की डायरी में मेंशन किया जाना, डेटा शीट पर लिखा जाना आवश्यक है। क्यों, किस लिए, किन परिस्थितियों में उस डॉक्यूमेंट को या विटनेस को डिसअलाउ किया गया। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो जानना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं जो सब प्रोसेस नंबर 7 है। आपने इंक्वायरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, तो अब आपको फैक्ट फाइंडिंग्स, जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसको केवल फैक्ट फाइंड करके देने हैं, उसको अपनी ओपिनियन नहीं देनी होती है। यहाँ यह बात सदैव इंक्वायरी ऑफिसर ध्यान रखें, दे आर नॉट सपोज टू गिव देयर ओपिनियंस, दे हैव टू गिव ओनली द फैक्ट विच दे हैव फाउंड ड्यूरिंग द इंक्वायरी प्रोसेस। तो वो क्या क्या है इसके लिए। नंबर 1, on the completion of inquiry, inquiry officer is to required to submit his findings to the authority authorized to take disciplinary action। ये किसको सबमिट करेगा, जो व्यक्ति ऑथोराइज्ड है, जिसने उसको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया था या जिसका उस अपॉइंटमेंट लेटर में कहा गया था कि आप फाइंडिंग्स उसको सबमिट करेंगे, उसको वह रिटन में रीजनेबल टाइम में सबमिट करेगा। नंबर 2, he or she should state his report, the charges as well as the explanations giving to them। जो उसने चार्ज लगाए हैं उनका एक एक का उसने क्या फैक्ट पाया, क्या उसके हिसाब से उसे लगता है, जो उसने फैक्ट के आधार पर निर्धारित किया है, उसका क्लैरिफिकेशन वहां होना आवश्यक है। यदि आपने फाइंडिंग दे दी और उसका कोई हवाला नहीं मिल रहा, फाइल से कहीं कोई उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो भी इंक्वायरी कई बार विशिएट होती है। इसीलिए उसका अनक्षर से मैच होना, डॉक्यूमेंट से मैच होना या विटनेस के साथ मैच होना, उसका वहां हवाला दिया जाना उस फैक्ट फाइंडिंग में आवश्यक है। नंबर 3 है, द इंक्वायरी ऑफिसर शुड नॉट रिकमेंड एनी पनिशमेंट इन हिज फाइंडिंग्स। कभी भी किसी इंक्वायरी ऑफिसर को यह गलती नहीं करनी चाहिए कि वह अपनी जो
इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें कोई पनिशमेंट सजेस्ट मैनेजमेंट को कर दे। जैसे ही वह यह करेगा इंक्वायरी की टोटल प्रोसेस विशिएट हो जाएगी। तो इंक्वायरी में केवल इंक्वायरी ऑफिसर को फैक्ट फाइंड करना, दिस वाज द एलिगेशंस, दिस इज द स्टेट एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड, दिस हैज बीन नॉट प्रूव्ड, केवल इतना ही करना है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। नंबर 8 बात करते हैं हम डिसीजन। अब डिसीजन कौन ले सकता है? जब इंक्वायरी ऑफिसर ने रिपोर्ट सबमिट कर दी तो इंक्वायरी ऑफिसर जब कॉम्पिटेंट पर्सन को, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसको इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करता है तो वह हायर मैनेजमेंट के साथ बात करता है, जैसे फैक्ट्री मैनेजर हुआ, डायरेक्टर हुआ या और ऑथोराइज्ड पर्सन जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के में कंसीडर किए जा सकते हैं, उनके साथ फाइंडिंग के साथ बात करके, और कौन कौन सी फाइंडिंग्स उसको एक्सेप्ट है, जिनमें उसने गिल्ट को, एम्प्लॉय ने अपने कृत्य को स्वीकार किया है और जो मिसकंडक्ट बनता है, उन सबको समझकर एप्रोप्रिएट एक्शन लेना। कई बार एक्शन, मिसकंडक्ट बहुत छोटा है, एक्शन बहुत बड़ा ले लिया जाता है, तो वह इनएडिक्वेट एक्शन कहलाता है। तो हमेशा एप्रोप्रिएट पनिशमेंट दिया जाना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। किस कृत्य के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या सजा लिखी हुई है यह स्पष्ट रूप से आज लिखा होता है, आप उसी हिसाब से उसको सजा दे सकते हैं। अब आप सजा क्या देंगे वो इनएप्रोप्रिएट ना हो जाए। आदमी बहुत छोटे से काम के लिए कई बार बड़ी सजा दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते लगता है कि दिस इज अ हार्श पनिशमेंट, आपने छोटे काम के लिए बड़ी सजा दे दी विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं और उसका कितना ध्यान रखूं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप सकते हैं। नंबर 9 है सर्विस ऑफ द ऑर्डर। जब आपने ऑर्डर तैयार कर लिया कि उसको पनिश करना है या उसको छोड़ना है, जो भी आपका ऑर्डर है, तो वो कैसे किया जाए। तो जहां एनी ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट शुड बी सर्व ऑन द चार्ज शीट वर्कमैन इन रीजनेबल टाइम। तो जो जिसकी इंक्वायरी हुई है, जो चार्ज शीटेड एम्प्लॉय है, उसको वह नोटिस रीजनेबल टाइम में सर्व हो जाना चाहिए। एंड दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी। डोमेस्टिक इंक्वायरी की प्रोसेस इन 9 सब स्टेप्स में इस स्टेप के पूरे होने के बाद पूरी होती है, उससे पहले यह पूरी नहीं मानी जाती है। यहां लोग गलती ये करते हैं कि इंक्वायरी करके लोग 6 महीने के बाद निर्णय लेते हैं, तो उनमें भी कई बार जब कोर्ट ऑफ लॉ में बात जाती है तो वहां यह लगता है कि 6 महीने डिले क्यों किया गया, व्हाट वाज द रीजन। या तो वो रीजन स्पष्ट लिखे जाएं उसको फाइनल लेटर देते वक्त, और यदि वह स्पष्ट नहीं है तो डाउट क्रिएट करते हैं। इसलिए रीजनेबल टाइम का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 9 डोमेस्टिक इंक्वायरी की प्रोसेस पूर्ण ज्ञान देंगी कि पहले स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक हम इंक्वायरी की प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करें, किन किन सावधानियों को बरतें, क्या क्या प्रोएक्टिव थिंकिंग पैटर्न में हम सावधानी बरतकर उचित निर्णय लें। आज इतना ही, अगले में फिर आपसे एक नए विषय पर मिलते हैं। तब तक आपसे आशा करते हैं कि आप मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे और अपने मित्रों तक भेज रहे होंगे। आप हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।